उमर खालिद का केस जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है कि हमारी जुडिशरी किस तरह ऑपरेट करती है, हमारी पुलिस किस तरह ऑपरेट करती है, हुकूमत किस तरह किसी को फंसाने के पे उतर आए तो किस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। आज जो प्रोग्राम हुआ था वो प्रोग्राम सिर्फ उमर खालिद के लिए नहीं हुआ था, ये प्रोग्राम उमर खालिद के ज़रिए से उन सब लोगों के लिए हुआ था जो लोग आज पॉलिटिकल प्रिजनर के नाम पर जेल में बंद हैं। देश में जो लोकतंत्र जितना मजबूत हुआ था उसको इन्होंने तिलपट कर दिया है। अगर ये लोग बाकी रहें सत्ता में तो उसके बाद लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ इस देश में रह पाएगी, ये कहना मुश्किल है। नौजवान पीढ़ी को डरा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को डरा रहे हैं, सिविल सोसाइटी को डरा रहे हैं। हर आदमी इस वक्त भयभीत है समाज के अंदर। लोकतंत्र को बाकी रखने की आज़ादी भी उतनी ही बड़ी कुर्बानी का मुतालबा कर रही है और हमें वो देना पड़ेगा, चाहे वो कुर्बानी वक्त की हो, माल की हो, पैसे की हो या जेल की हो। ये जो आज चंद दिनों के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे किस बात का डर है? हमें मैदान में आना चाहिए और मैं समझता हूँ मुसलमानों को भी किस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उमर खालिद को जेल में 1000 दिन हो गए हैं। इसी के मौके पर एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। उमर खालिद के फादर हमारे साथ मौजूद हैं, कासिम रसूल इलियास साहब। कासिम रसूल साहब, क्या कहना चाहेंगे? 1000 दिन हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने अपने स्पीच में भी कहा कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा, जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया है पुलिस के ज़रिए, बहुत बड़ी एक चार्जशीट बनाई गई है, गवाहों की संख्या बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से मामला लटकता चला जा रहा है। देखिए, असल में उमर खालिद का केस जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है कि हमारी जुडिशरी किस तरह ऑपरेट करती है, हमारी पुलिस किस तरह ऑपरेट करती है, हुकूमत किस तरह किसी को फंसाने के पे उतर आए तो किस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। इससे हम उमर खालिद के साथ जो लोग गिरफ़्तार हैं उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। इसी तरह से हम भीमा कोरेगांव में जो लोग पड़े हुए हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारा ख्याल ये था कि आज जो प्रोग्राम हुआ था वो प्रोग्राम सिर्फ उमर खालिद के लिए नहीं हुआ था, ये प्रोग्राम उमर खालिद के ज़रिए से उन सब लोगों के लिए हुआ था जो लोग आज पॉलिटिकल प्रिजनर के नाम पर जेल में बंद हैं। और हमारा मानना ये कि लोकतंत्र के अंदर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, पब्लिक तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, वही हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने पहले भी कहा कि ऑर्डर को जो है तकरीबन 6 महीने रिज़र्व रख लिया गया, बहुत लंबी एक लिस्ट है, गवाह गायब हो जाते हैं, हाजिर नहीं होते, तो क्या लगता है कितना टाइम और लग सकता है? देखिए, असल केस तो शुरू ही नहीं हुआ है अभी। हमारा मानना ये कि असल केस तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कब तक ये सरकार सत्ता में है। सरकार गई, सबका मूड बदल जाएगा। तो मैं महसूस करता हूँ कि हमारे देश में जिस किस्म का लोकतंत्र हम चाहते थे कि सरकार से जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट हो, मीडिया इंडिपेंडेंट हो, उसको इस सरकार ने 9 साल के अंदर उसकी काया पलट दी है। 9 साल के अरसे में हमारे देश में जो लोकतंत्र जितना मजबूत हुआ था उसको इन्होंने तिलपट कर दिया है। अगर ये लोग बाकी रहें सत्ता में तो उसके बाद लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ इस देश में रह पाएगी, ये कहना मुश्किल है। कई बार मिसालें आती हैं सुप्रीम कोर्ट में, कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें आती हैं जब लगता है कि कहीं ना कहीं अब कुछ कोर्ट बदलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन देखने में ये आता है कि पहली हियरिंग में कुछ और तरह का फैसला आता है, जब आगे केस बढ़ता है तो बिल्कुल उसका उलट हो जाता है। देखिए, असल में कई मामले ऐसे हैं जिसमें जुडिशरी या जजेस के रवैये से ऐसा लगता है कि शायद उम्मीद जगती है। मिसाल के तौर पर इसी केस में आप देखिए, 3 लोगों को, नताशा नरवाल, देवांगना, आसिफ तन्हा को बेल मिली। आप फैसला देखिए हाई कोर्ट का, कितना शानदार फैसला था, पूरी चार्जशीट के तिया पाँचा कर दिया। लेकिन उसी जज के पास जब उमर का केस जाता है, वही चार्जशीट, सेम चार्जेस, सेम चार्जशीट, फैसला कुछ और होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमको कभी थोड़ी सी उम्मीद और आशा लगती है कि जुडिशरी में अब शायद ज़मीर जाग गया है, फिर वो चीज़ बैठ जाती है। तो क्या लगता है इस तरह की एक मिसालें पेश करके नौजवानों को डराया जा रहा है कि जेलों में डाल दिया जाए, पूरा परिवार परेशान रहे, केसेस लड़ता रहे, फाइनेंशियली जो है वो एक अलग मामला है, तो कहीं ना कहीं पूरी नौजवान पीढ़ी को डराने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल ये कोशिश हो रही है। नौजवान पीढ़ी को डरा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को डरा रहे हैं, सिविल सोसाइटी को डरा रहे हैं। हर आदमी इस वक्त भयभीत है समाज के अंदर। लेकिन आज के ये जो कार्यक्रम हुआ है उसमें जिस बड़ी मात्रा में नौजवान आए हैं, उनको देख के ये उम्मीद लगी है कि अब नौजवानों के अंदर भी जागरूकता आ रही है। अब हालात वैसे नहीं रहेंगे, बदलेंगे। तो जाहिर बात है कि एक जैसे हालात कभी नहीं रहते हैं। या सत्ता में कल नहीं हो,
पुलिस के रवैये पर क्या कहेंगे? दूसरी तरफ अगर गैर मुस्लिमों की तरफ से कोई हेट स्पीच का मामला आता है, दर्जनों मिसालें हैं कि पार्लियामेंट के पास, जनता मंतर पर, जगह जगह इस तरह की चीज़ें आती हैं। एक केस आपने भी साउथ दिल्ली का चौहान के वाला उठाया था। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई सख्त फैसला लेगा, कोई ऑर्डर देगा, लेकिन कोई क्लियर कट कोई चीज़ सामने नहीं आती और उसके बाद ये सिलसिला जारी है। अभी भी आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं किस तरह के हालात 3 दिन से वहाँ पर बने हुए हैं। एक 2 लोग टीपू सुल्तान के नाम पर या 2-3 और लोग हैं जिनके नहीं, दरअसल में ये जो सूरत-हाल है, ये सूरत-हाल बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए, दुनिया के अंदर भी ऐसे हालात पैदा हुए हैं। लेकिन जब लोगों ने कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ी है, हिम्मत नहीं हारे हैं, जेल जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। मिसाल तो हमारी आप आज़ादी की लड़ाई को उठा कर देख ली ना, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद हमको आज़ादी मिली थी। हमारा मानना ये कि ये दूसरी आज़ादी भी, यानी लोकतंत्र को बाकी रखने की आज़ादी भी उतनी ही बड़ी कुर्बानी का मुतालबा कर रही है और हमें वो देना पड़ेगा। चाहे वो कुर्बानी वक्त की हो, माल की हो, पैसे की हो या जेल की हो, वो आपको देना पड़ेगा। अगर हम इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम इस जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, हम इस आज़ादी को बाकी रखना चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ को बाकी रखना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मसला सिर्फ उम्र का नहीं है। फिर जितने लोग अपनी ज़मीर रखते हैं या बोलने की सलाहियत रखते हैं, वो सब, उनका भी हश्र वही होगा। आपने देखा कल जिस तरह से उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बयान आया, पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि मुसलमान कहाँ से उनकी औलाद यहाँ पर देश में आ गई। उस पर हालांकि ओवैसी का बयान भी आया है, तो उसको किस तरह से देखते हैं क्या? और उसके साथ ही 30,000 के करीब लोग सिर्फ एक पोस्टर की वजह से, एक पोस्टर फहराया गया, झंडा फहराया गया, उसकी वजह से हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर आए, मुसलमानों की दुकानों में तोड़ फोड़ की गई और एक्शन हुआ, मुसलमान ही गिरफ्तार हुए। नहीं, असल में यही हो रहा है ना कि वही कातिल, वही मुनसिफ, वही यानी वही शाहिद, वही मुनसिफ, वही कातिल ठहरे। अक़रबा मेरे करे खून का दावा किस पर? सूरत-हाल यही हो गई है कि गवाह भी वही है, इंसाफ करने वाले भी वही है, इल्ज़ाम लगाने वाले भी वही है, तो आप किससे उम्मीद करेंगे? तो ये जो हो रहा है कि भाई जिन लोगों के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, जिनके घर को जलाया जा रहा है, जिनके मकानों को जलाया जा रहा है, जिनके दुकानों को जलाया जा रहा है, जिनके कारोबार को नष्ट किया जा रहा है, इल्ज़ाम उन्हीं पर लगाया जाए। मिसाल तो आप दिल्ली दंगों की बात ले लीजिए ना। दिल्ली दंगों में मरने वाले मुसलमान 53 लोगों में से 43 मुसलमान, करोड़ों की जायदाद तबाह हुई मुसलमानों की, और आरोपी कौन है? मुसलमान। ये तो अजीब व गरीब मसला है ना। कौन कहेगा ये तो बिल्कुल जिसके कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला। एक आखिरी सवाल इन सब चीज़ों से देखने में ये आ रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर मुसलमानों की बात करें कि मुसलमान अब निकल नहीं रहा है, अपनी आवाज़ उठा नहीं रहा है। अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो 70-80% लोग लेफ़्ट के थे, जिसमें ज़्यादातर गैर मुस्लिम थे। मुसलमान निकल कर नहीं आ रहा। जो डर बैठाना चाहती थी सरकार, वो कहीं ना कहीं बैठ गए। मुसलमानों के अंदर कितना डर बैठा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से मुसलमानों को बाहर निकलना पड़ेगा। आज़ादी की लड़ाई में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का था। तो मुसलमानों को इन सब चीज़ों से, गीदड़ भपकियों से मुतासिर नहीं होना चाहिए। हमारे पीछे ताकत तो अल्लाह ताला की ताकत है। हमको तो प्रेरणा वहाँ से मिलती है ना। ये जो आज चंद दिनों के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनसे किस बात का डर है? हमें मैदान में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ मुसलमानों को भी किस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान की तारीख़ की सबसे कामयाब तहरीक CAA NRC की तहरीक किसने चलाई थी? हमारे चंद नौजवानों ने, हमारी चंद महिलाओं ने। तो वो भी तो अभी चली थी ना 2019 में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ये समझें कि मुसलमान डर गया है, मायूस हो गया है। वो मौके की तलाश में है जिसमें अपनी बात को ज़्यादा ताकत से रख सकें। शुक्रिया कासिम रसूल साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से कासिम रसूल साहब ने आज इस पूरे मामले को लेकर ये बात रखी कि किस तरह से उमर खालिद को 1000 दिन हो गए हैं जेल में और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सिस्टम है कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।